हेलो, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे आप लोगों को क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के सारे सॉल्यूशन ऑलरेडी मिल जाएंगे, सभी अपलोड है। और धीरे धीरे मैं अब विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी और खास करके इंग्लिश के ऊपर भी वीडियोस लाने वाली हूँ। छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और परीक्षा के लिए बेहद मायने रखते हैं, उसके ऊपर भी वीडियोस आने वाले हैं। कल ही मैं सामाजिक विज्ञान के ऊपर ही और एक वीडियो डाल चुकी है, मारियन और जर्मेनिया। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग को मिल जाएगा, चेक कर लीजिए। धीरे धीरे हम विज्ञान की तरफ भी आगे बढ़ेंगे, थोड़े थोड़े टॉपिक्स करके हम क्लियर करते जाएंगे चीजों को, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें। अब चलिए वीडियो के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये है इतिहास, अध्याय नंबर 3, भारत में राष्ट्रवाद। जो आप लोगों का अध्याय है उसके ऊपर एक टॉपिक आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, पढ़ भी चुका होगा आप लोगों ने, फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। इसके ऊपर जो क्या होता है, परीक्षा में टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है कि कुछ पंक्ति में इसको समझाइए कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब था, कब हुआ था, क्या था, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये जो है ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं बेसिकली। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो आप लोग देख पा रहे हैं 13 अप्रैल 1919। इस डेट को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है रॉलेट एक्ट को लेकर। तो ये कब हुआ था, ये मार्च में, मार्च 1919, मार्च 1919 में इसे पारित किया गया था, रॉलेट एक्ट को, ठीक है। रॉलेट एक्ट देखिए, तभी हम लोगों का जो भारत की स्थिति थी क्या थी, हम लोग जो थे, हम लोग ब्रिटिशर्स के हाथों गुलाम थे। हमारे पास सभी अधिकारें हमसे छीन ली गई थी, नागरिकों के पास कोई अधिकार नहीं था, मौलिक अधिकार नागरिकों के पास नहीं था। तभी एक ब्रिटिशर्स ने एक एक्ट जारी किया, एक लॉ, एक कानून। एक्ट मतलब याद रखिए कानून, ठीक है। आप लोगों को अपने शब्दों में भी अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए। तो एक्ट मतलब समझ लीजिए एक लॉ यानी कानून। तो एक कानून था रॉलेट एक्ट, जिसे मार्च 1919 में पारित किया गया था। इसे हम एक तरीके से मार्शल लॉ, रॉलेट लॉ, मार्शल लॉ लगभग एक ही तरह का है। तो मार्शल लॉ, रॉलेट लॉ एक ऐसा प्रकार का कानून था जहां लोगों को उसकी स्वाधीनता छीन ली जाती थी। ब्रिटिशर्स ने ये एक्ट लगाया था हम भारतीयों के ऊपर कि हम लोग कहीं भी जा नहीं सकते, अपने घरों से निकल के अपना व्यवसाय या फिर दूसरे स्थान कहीं जा नहीं सकते। ये इस प्रकार का एक एक्ट था जिसे मार्च 1919 में पारित किया गया था। इसको भी याद रखिए, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड समझने के लिए आप लोगों को रॉलेट एक्ट समझना जरूरी था। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ भी इसी तरीके से है कि हमें जो बाहर निकालने की, मतलब घर से बाहर जाने की, कहीं आने जाने की, किसी से मिलने की, अपने विचार को प्रकट करने की जो स्वाधीनता है वो हमसे छीन ली जाती है मार्शल लॉ में, ठीक है। तो ये समझने के लिए, हत्याकांड समझने के लिए हमें रॉलेट एक्ट समझने की जरूरत थी, जो कि हम समझ चुके हैं। अब चलिए मेन टॉपिक के ऊपर चलते हैं, जो कि है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखिए। अब क्या हुआ था देखिए, मैं इसको एक बार ब्रीफली पढ़ती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगी कि हुआ क्या था। 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग बाग में वैशाखी के मेले, वहां पे वैशाखी का मेला, पंजाब में, इधर जो पंजाब वाला एरिया है वो वैशाखी, वैशाखी होता है, वहां पे मेला जो लगता है वो वैशाखी का मेला लगता है। तो 13 अप्रैल 1919 को कुछ लोग बाग में वैशाखी के मेले के लिए, तो कुछ दमनकारी रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट तो बहुत दमनकारी था। अगर मान लीजिए आप लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति ना दी जाए, आप लोगों को घर में बंदी कर दिए जाए, तो ये एक दमनकारी एक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे दमनकारी शब्द का प्रयोग किया गया है, मैंने ये पंक्तियां लिखी है। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ से। तो कुछ दमनकारी रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन उसी दौरान जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ बाग में पहुंचकर भारतीय लोगों पर अंधाधुंध गोली चलाने लगे। जनरल डायर याद रखिए। तो एग्जैक्टली हुआ क्या कि 13 अप्रैल सुबह था,
मतलब सुबह का समय था 1919 में 13 अप्रैल। तो उस समय क्या होता था कि जालियांवाला बाग जो है पंजाब में, उसमें जो बाग है एक मैदान है, मैदानी इलाका है, उसमें क्या होता था हर साल की तरह वैसाखी का मेला लगता था। तो उसी दिन भी वैसाखी का मेला लगा हुआ था। अब भारतीय लोग मेले तो बहुत पसंद करते हैं, कहीं भी आप लोग देखिए मेला होता है तो हम लोग पहुंच जाते हैं। तो मेला में वो लोग शिरकत करने के लिए पहुंचे, मतलब मेला में मेले को घूमने के लिए देखने के लिए कुछ लोग पहुंचे मेले में, ठीक है। उस बाग में मेला हो रहा था, मैदान में मेला हो रहा था, तो कुछ लोग मेले को देखने के लिए पहुंचे। तो कुछ लोग इस रॉलेट एक्ट और मार्शल लॉ का विरोध करने के लिए कि ये गलत है, ये एक्ट गलत है, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए और ये एक्ट बंद होना चाहिए, इसके ऊपर कुछ लोग बातचीत करने के लिए, विरोध करने के लिए पहुंचे। कुछ लोग मेला देखने के लिए, तो कुछ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एकत्रित हुए। अब जो मेला देखने के लिए पहुंचे थे तो उनको पता नहीं था कि शहर में रॉलेट एक्ट लागू है, यानी अगर हम लोग कई जगह बहुत लोग एक साथ एकत्रित होते हैं तो हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं, ये उस एक्ट में था और ये एक्ट लागू हो चुका है। ये लोगों को जानकारी नहीं थी, कुछ लोगों को जानकारी नहीं थी जो सिर्फ मेला देखने के लिए पहुंचे थे। अब आप लोग के मन में प्रश्न उठ सकता है कि ऐसा एक्ट लगाया ही क्यों गया, ऐसा विदेशियों के द्वारा हम पर दमनकारी अत्याचार क्यों किए जा रहे थे। अब देखिए तभी क्या था, क्रांति की भावना उत्पन्न हो रही थी हमारे मन में कि हमें आजादी मिलनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सब भावना कहाँ से एकत्रित होती है, जब हम एक जगह एकत्रित होते हैं, लोगों का जमावड़ा होता है, लोग एक दूसरे के विचारों को प्रकट करते हैं, भाषण देते हैं, कविताएं बोलते हैं, नाटक के जरिए ये सारे विचार एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होता था। तो ब्रिटिशर्स को ऐसा लगा कि अगर समारोह, ये अगर जमावड़ा, इतना भीड़ पैदा ही नहीं होगा तो हमारे ऊपर क्रांति होगी ही नहीं, तो ये जमावड़ा ही खत्म कर दिया जाए। तो इसीलिए एक एक्ट लागू किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ, लोग पहुंचे उस दिन 13 अप्रैल की सुबह सुबह लोग पहुंचे मेला देखने के लिए, विरोध करने के लिए। तो तभी जनरल डायर को खबर हुई कि मेला देखने के लिए, और मेला देखने की आड़ में लोग उसका विरोध करने के लिए, उस एक्ट का विरोध करने के लिए लोग पहुंचे हैं। तो जनरल डायर ने क्या किया, अपने सैनिकों के साथ बाग में पहुंचे और भारतीय लोगों पर अंधाधुंध गोली चला दी। अब अंधाधुंध गोली चलाने से पहले उन्होंने क्या किया कि उस मैदान से निकलने वाले सारे रास्तों को उन्होंने बंद कर दिया ताकि भारतीय लोग भाग ना सके। अब वो तो भाग नहीं पाए, अब अंधाधुंध गोली चला रही है, फायरिंग कर रही है ब्रिटिश सरकार, जो है सैनिक है। जनरल डायर के कहने पर, जनरल डायर जो नाम है याद रखना आप लोग। तो इससे क्या हुआ, अंधाधुंध गोली चलने पर 400 भारतीय मारे गए। बिल्कुल जितने लोग थे उसमें से लगभग 400 से 450 लोग मारे गए, लगभग हजारों लोग जो है वो जख्मी हुए, घायल हुए उस फायरिंग से, उस अंधाधुंध गोली चलाने के कारण। तो ये जो उनकी मृत्यु हुई, मतलब लोग मारे गए, ये जो हत्या हुआ, लोगों के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, हत्याकांड हुआ, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हत्याकांड हुआ। जो इस घटना को हम लोग देखते हैं, सुनते आए हैं, इसके ऊपर भी कई फिल्में बन चुकी है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी फिल्में देखा कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट और मायने रखती है। हम जाने अपने इतिहास को कि हमारा देश किस तरह से आजाद हुआ है, किस तरह से हमने आजादी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी है। तो आप लोगों को देखना चाहिए ऐसे वीडियोज, और बातचीत करनी चाहिए आप लोगों को, आपस में मूवीज देखनी चाहिए इसके ऊपर। तो ये जो हत्याकांड हुआ, ये जो घटना घटी गई, जनरल डायर ने इतना घिनौना काम किया है, इस घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करना, इसको नोट कीजिए। अगर आप लोगों को टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाता है 4 मार्क्स के लिए, तो ये इसको लिख के आइए, मैं गारंटी देती हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छा मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कहीं भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।
हेलो, वेलकम टू इट्स स्टडी क्लासेस। तो यहाँ पे क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स बुक के आप लोगों को सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे और धीरे धीरे मैं यहाँ पे आप लोगों को जैसे दिख रहा होगा सोशल साइंस, साइंस, इंग्लिश और हिंदी के ऊपर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो परीक्षा के लिए बेहद मायने रखते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियोस धीरे धीरे ला रही हूँ। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे नमक यात्रा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं और एक चीज कहना चाहूंगी, ये जो नमक यात्रा है ये आप लोगों के एग्जाम के लिए 3-4 मार्क्स के लिए नहीं बल्कि 6 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। इसके ऊपर थोड़ी बहुत कहानी है, मैं बताऊंगी। तो 6 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो आप लोगों को अच्छा खासा थोड़ा आंसर लिखना पड़ेगा, थोड़ा पैराग्राफ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, नोट्स तैयार किया, ठीक है। मेरे खुद के नोट्स है, मैंने नोट्स तैयार किया हुआ है, वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। पहला लिंक में ही जाइएगा, मैं पहले ही लिंक दे दूंगी, पहले लाइन में ही लिंक मिल जाएगा आप लोगों को। तो वहां पे मैंने खुद के नोट्स बनाए, साइट है एंड पीडीएफ भी मिल जाएगा आप लोगों को। तो सबसे पहला लिंक टच कीजिएगा, नोट्स है, आप लोग उस नोट को देख के खुद के अनुसार भी नोट को चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर मैंने जो नोट्स बनाया वो आप लोग एग्जाम में लिख के आते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आप लोगों को 6 में से 6 मार्क्स ही दिए जाएंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और एक बात कहना चाहूंगी कि अगर वीडियो से बेनिफिट मिले तो लाइक करना ना भूलना। अब चलिए बात करते हैं नमक यात्रा। तो आप लोगों का इतिहास है, इतिहास अध्याय 3 में भारत में राष्ट्रवाद है। भारत में राष्ट्रवाद यानी भारत में राष्ट्रवाद का जब उदय हुआ था, क्रांति का जब युग था या कहा जाए गांधी युग, तो गांधी युग के ऊपर भी मैं सोच रही हूँ एक वीडियो बनाऊं अलग करके, तो ये आप लोगों को बेहद बेनिफिट देगा, तो मैं बनाऊंगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं सिर्फ नमक यात्रा। तो नमक यात्रा एक आंदोलन था, आप लोगों को पता होगा। तो नमक यात्रा जो है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। ये आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये आंदोलन देखिए, ये आंदोलन 1930 में ही शुरू हुआ था। यहाँ पे मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी करवा रही हूँ। नमक यात्रा आप लोगों के बुक में है, बुक में जैसा कि क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है आप लोगों के पास, नमक यात्रा की चर्चा करते हुए स्पष्ट करें कि उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रतिरोध का एक असरदार प्रतीक था। नमक किस तरह से प्रतीक बना, विदेशियों के विरोध के लिए प्रतीक कैसे बना नमक, इसके ऊपर हम बातचीत करेंगे, ठीक है। तो कहाँ थी मैं, हाँ, जैसा कि मैं बता रही थी लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी करवा रही हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की भी तैयारी हो जाएगी, आप लोग नोट डाउन करते जाइए। तो आप लोगों को याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, अगर कोई पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था तो आप लोग को बता देना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 को हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या, आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो भी मैं बता रही हूँ, रिविजन हो जाएगा, सुन लीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था कि अगर मोटे तौर पर कहा जाए तो गांधी जी ने वैसे लोगों को आह्वान किया था इस आंदोलन में जुड़ने के लिए जो ब्रिटिशर्स के अंडर में रहकर काम करते थे। जैसे कि तभी के माहौल में ब्रिटिशर्स जो थे हमारे देश में काफी स्कूल खोलने लगे थे और अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को पढ़ाने लगे थे। तो उस समय क्या हुआ था कि काफी टीचर की मुहायनी हुई थी, माने हमारे ही भारतीय देसी टीचर ही उन बच्चों को पढ़ाते थे, ठीक है, उन बच्चों को हिंदी पढ़ाते थे। तो उनसे गांधी जी ने आह्वान किया कि वो ऐसे नौकरियां छोड़ दे। जो वकील थे, खास करके जो वकील थे, बड़े बड़े वकील क्रांतिकारी के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो उन वकीलों से आह्वान किया, उन जो अधिकारी जो ब्रिटिश ऑफिस में काम करते थे उन अधिकारियों से, उन कर्मचारियों से, नौकरशाही लोगों से गांधी जी ने आह्वान किया कि वो नौकरी छोड़ दे और देश को एकजुट करने में मदद करे और इन विदेशियों को अपने देश से दूर भगाए, ठीक है। ये एक बात हो गई। और एक बात सविनय अवज्ञा आंदोलन से ये समझ में आती है कि सविनय यानी विनय के साथ, ठीक है, शब्दों को पकड़िए, सविनय यानी विनय के साथ, यानी बिना कोई अहिंसा किए हुए अवज्ञा यानी आज्ञा का पालन ना करना, यानी हम लोग बिना किसी अहिंसा, बिना कोई शस्त्र बंदूक उठाए ब्रिटिशर्स के कानूनों का पालन नहीं करेंगे, ठीक है। ब्रिटिशर्स जो बोलेंगे, हमारे अधिकारियों का अगर वो हनन करने आते हैं और हमारे अधिकार वो छीनने आते हैं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। और
नहीं करने देंगे, अहिंसा के साथ नहीं करने देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग बंदूक उठा लेंगे। गांधी जी हमेशा अहिंसा के रास्ते में चले थे और सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो ये आंदोलन था, वो भी गांधी जी के द्वारा छेड़ा हुआ आंदोलन में से ही एक था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। यानी विनय के साथ ब्रिटिशर्स के कानूनों का, लॉ का अवज्ञा करना, ब्रिटिशर्स के कानूनों का अवज्ञा करना यानी पालन ना करना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहलाता है। ठीक है, यहाँ से सूत्रपात हुआ था नमक यात्रा, यानी उसकी शुरुआत हुई थी। तो नमक यात्रा भी एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही हिस्सा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नमक यात्रा की। तो नमक यात्रा क्या हुआ था? वायसराय इरविन, यहाँ पे आप लोगों को एक नाम दिख रहा होगा और एक डेट आप लोगों को याद रखना है, 31 जनवरी 1930। ठीक है, 31 जनवरी 1930। तो 31 जनवरी 1930 को क्या हुआ, गांधी जी ने एक खत लिखा, एक लेटर लिखा वायसराय इरविन को। वायसराय कौन होता है? मोटे तौर पे समझ लीजिए कि ब्रिटिशर्स का जो प्रमुख होता है, जो ब्रिटिशर्स के पूरे अंडर में होता है, मतलब पूरे अंडर में रखता है वो अपने सारे अफसरों को, वॉलंटियर्स को, तो वो वायसराय कहलाता है। मतलब मान लीजिए एक तरह से ब्रिटिशर्स का प्रमुख। ठीक है, तो तभी नमक यात्रा के दौरान ब्रिटिशर्स का वायसराय कौन था? तो वायसराय इरविन था। गांधी जी ने उन्हें कब खत लिखा? तो 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने खत लिखा। अब सुनिए गांधी जी ने खत में क्या लिखा। तो गांधी जी ने खत में 11 मांगों का उल्लेख किया। ठीक है, 11 मांग का उल्लेख किया। ठीक है, 11 मांग उनकी मांगे थी, मतलब उन्होंने कहा था कि हमें ये चीजें चाहिए, उसमें 11 मांग सम्मिलित थी। अब उस 11 मांग में सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए, सभी वर्ग मतलब उच्च से निम्न, निम्न से उच्च वर्ग, यानी किसान से लेकर के बड़े से बड़े उद्योगपति के मांगों का उल्लेख किया उस 11 मांगों में। अब आप लोग सोचेंगे कि ऐसा क्यों किया गांधी जी ने? किसान मतलब किसानी जो है वो गरीब होते हैं, तो अगर उनके ही 11 मांग को अगर उल्लेखित करते तो ये तो बहुत अच्छी बात होती, क्योंकि किसान तभी बहुत लाचार थे, उद्योगपति के पास भी तो पैसा था ना। तो देखिए गांधी जी ने ये सोचा कि अगर हम सभी की बात सुने, मान लीजिए आप अपने सभी दोस्तों की बात सुनते हैं, एक एक करके सभी अपने दोस्तों की बात सुनते हैं, तो आप लोग आपका जो मित्रता है वो सभी दोस्तों के साथ रहेगा। तो गांधी जी ने भी ऐसा ही सोचा कि अगर मैं सभी वर्गों का, किसान से लेकर के उद्योगपति सभी वर्गों का बात सुनता हूं, तो वो भी मेरा बात सुनेंगे और मेरे इस आंदोलन में वो हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवीजन करवा रही हूं मैं। तो गांधी जी ने वायसराय इरविन को 31 जनवरी 1930 में एक खत लिखा, जहां पे उन्होंने 11 मांग का उल्लेख किया। 11 मांग में सभी वर्गों के मांग सम्मिलित थे और उसमें सबसे प्रमुख मांग क्या था? सबसे प्रमुख जो मांग था वो था नमक कर को हटाना। अब नमक कर की बात करते हैं। ठीक है, नमक कर क्या था? अब देखिए नमक कर, नमक जानते हैं कर यानी टैक्स। तभी क्या था कि सभी नागरिकों के ऊपर नमक टैक्स लगाया जाता था, यानी नमक के प्रयोग, मतलब वो अगर नमक का प्रयोग करते हैं, कोई भी भारतीय नमक का प्रयोग करता है तो उसको एक भारी भरकम रकम पैसे चुकाने पड़ते थे, यानी ब्रिटिशर्स को टैक्स भरना पड़ता था। मान लीजिए अगर आप लोगों को अभी के टाइम पे तत्कालीन समय में अगर नमक के पैसे चुकाने पड़े, बहुत भारी भरकम लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़े, तो आप लोग क्या परेशान नहीं होंगे? बिल्कुल परेशान होंगे। आप लोग सोचेंगे कि नमक के ऊपर क्यों इतना टैक्स लग रहा है। तो इससे जो थी भारतीय जनता, इस नमक कर को लेकर भारतीय जनता काफी दुविधा में थी, क्योंकि नमक जो है ये बहुत जरूरी है, ये हमारे शरीर को आयोडीन देने का काम करता है। आयोडीन हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों ने पढ़ा होगा विज्ञान में। तो आयोडीन देने का काम करते ही एक बहुत जरूरी खाद्य पदार्थ है सब्जी के लिए, किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए। तो नमक कर के लिए पूरा वर्ग था, पूरा भारतीय समाज था, ये बहुत दुविधा में था कि नमक कर को हटाया जाना चाहिए। तो सबसे प्रमुख मांग गांधी जी ने नमक कर को हटाना चाहा। ठीक है,
तो कुछ मांगे ये थी और सबसे प्रमुख मांग नमक कर को हटाने को लेके गांधी जी ने एक ऐसा खत लिखा वायसराय इरविन को, ठीक है। और ये भी कहा, और गांधी जी ने ये भी कहा कि अगर नमक कर को नहीं हटाया जाता है तो उन्होंने चेतावनी दी। चेतावनी कितने दिनों के लिए दी? तो 11 मार्च तक गांधी जी ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है, अगर उनके बातों को नहीं माना जाता है तो वो एक आंदोलन छेड़ देंगे, ठीक है, वो एक आंदोलन छेड़ देंगे। 11 मार्च तक एक अल्टीमेटम दिया गांधी जी ने, चेतावनी दी कि अगर उनका मांग पूरा नहीं होता है 11 मार्च तक, उनकी मांगे नहीं सुनी जाती है, ब्रिटिशर्स द्वारा कर जो नमक कर है वो हटाया नहीं जाता है, तो वो एक आंदोलन छेड़ देंगे। तो क्या हुआ, वायसराय इरविन ने उनकी मांगे नहीं सुनी, ठीक है। 11 मार्च तक अल्टीमेटम दिया था, जनवरी को उन्होंने खत लिखा था, 11 मार्च तक चेतावनी दी थी, वायसराय इरविन ने उनके मांगों का पालन नहीं किया, मांग नहीं सुनी। तो गांधी जी अब क्या करते? गांधी जी ने तो कह दिया था कि भाई हम आंदोलन छेड़ देंगे, उनकी बात तो पक्की है, वो बातों के काफी पक्के थे, तो उन्होंने कहा कि हम लोग छेड़ देंगे आंदोलन। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने साबरमती आश्रम, गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे, साबरमती आश्रम पे वहां रहते थे। तो साबरमती आश्रम से उन्होंने, साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी की, दांडी एक जगह का नाम है, ठीक है, दांडी एक जगह है, दांडी एक जगह का नाम है, और उनके आश्रम से दांडी कितना किलोमीटर है? 240 किलोमीटर है। तो गांधी जी ने क्या किया, अगर तब क्या हुआ कि वायसराय इरविन ने उनका कहना नहीं माना, उनका मांग पूरा नहीं किया, तो गांधी जी ने आश्रम से दांडी तक की यात्रा शुरू कर दी 78 वॉलेंटियरों के साथ। विश्वस्त यानी वॉलेंटियर, वॉलेंटियर का आप लोगों को पता होगा, मान लीजिए एक तरह से शिष्य या फिर उनके साथ उनके क्रांतिकारी जो दोस्त थे, मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी इस यात्रा में योगदान दिया था। काफी सारे लेखक, तभी के लेखक जो थे, माने जाने गिने चुने जो लेखक थे, उन्होंने भी इस यात्रा में साथ दिया था। 78 विश्वस्त को लेकर, वॉलेंटियर के लेकर गांधी जी निकल चुके आश्रम से लेकर दांडी तक। दांडी में क्या हुआ, दांडी में जो था वहां पे समुद्र था, ठीक है, समुद्र। अब 240 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिख दिया कि साबरमती आश्रम 240 किलोमीटर दूर दांडी तक की यात्रा की, और वो 24 दिन, वहां तक पहुंचने में कितने दिन लगे? 24 दिन लगे, 24 डेज लगे, ठीक है, 240 किलोमीटर तक 24 डेज लगे वहां पे पहुंचने में, और पहुंचेगा 6 अप्रैल को, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है कि नमक यात्रा शुरू कब हुई थी? नमक यात्रा नमक कर के लिए सबसे पहले आंदोलन कब छेड़ा गया था? तो 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल में वो दांडी पहुंचे, वहां पे समुद्र था, समुद्र के पानी को उन्होंने उबाल कर क्या किया? नमक बनाना शुरू किया, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में मैंने क्या किया कि विनय के साथ, यानी भावना सुहृदय के साथ हम लोग उनके अवज्ञा का उनके नियम कानूनों का पालन नहीं करेंगे, और 6 अप्रैल 24 दिनों बाद 6 अप्रैल को जब गांधी जी अपने 78 विश्वस्त और देश के नागरिकों के साथ, ठीक है, धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए थे इस आंदोलन में, तो 78 विश्वस्त को लेकर जब गांधी जी दांडी पहुंचे तब उन्होंने समुद्र का पानी को उबाल कर नमक बनाना शुरू किया, ठीक है। और इस प्रकार नमक कर का जो नियम बनाया था उनका भंग किया गांधी जी ने। तो ये जो घटना है इतिहास में, जो ये घटना इस प्रकार ब्रिटिशर्स की अवज्ञा शुरू हो गई, यानी उनके पालनों की अवज्ञा, उनके नियमों की अवज्ञा शुरू हो गई, और ये जो घटना है यही इतिहास में दर्ज है नमक यात्रा से, ठीक है। नमक यात्रा के नाम से ये जो घटना है पूरा यही इतिहास में दर्ज है। तो अगर आप लोगों को समझ में ना आया हो तो कहना, कमेंट में कहना। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि आप लोगों का कुछ
कमेंट आता नहीं है सही से। सो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ भी बात होता है तो कमेंट में आप लोग लिखा कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, समझ में आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, तब मुझे जाके समझ में आएगा कि आप लोगों को सही ढंग से समझ आ रहा है कि नहीं, वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। कुछ भी बात होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ही सकते हैं। और मेरा तो इंस्टा का अकाउंट आप लोगों के पास लिंक है ही, इंस्टा में जाइए, बात कीजिए। कुछ भी दिक्कत होता है तो कुछ भी वीडियो आप लोगों को नहीं मिल रहा है चैनल में मेरे, तो जाइए बात कीजिए, मुझसे पूछिए, मैं आप लोगों को वीडियो का लिंक अवेलेबल करवा दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक बिल्कुल करना, कहीं भी दिक्कत होती है, किसी भी टॉपिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ए स्टडी क्लासेस। आज मैं आ चुकी हूँ एक वीडियो लेके, जो कि होने वाला है असहयोग आंदोलन। कुछ दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी आप असहयोग आंदोलन के ऊपर थोड़ा चर्चा कर दीजिए, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को समझा भी दूँ और क्यों ना साथ साथ में नोट्स भी बना के दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने असहयोग आंदोलन क्या था, उसकी शुरुआत कब और क्यों हुई थी, और उस आंदोलन को वापस लेने का गांधी जी ने फैसला क्यों लिया, इसके ऊपर मैंने बातचीत किया हुआ है, ठीक है। आप लोगों के हिस्ट्री बुक में एक क्वेश्चन मिल जाएगा कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया, तो इसका आंसर भी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगा, इस वीडियो के एंड में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले असहयोग आंदोलन क्या था, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड और अनेक प्रहारों के बाद, यानी ब्रिटिशर्स ने और भी कुछ घिनौनी हरकतें की थी। तो प्रहारों के बाद गांधी जी ने अनुभव किया कि ब्रिटिश के हाथों में एक उचित न्याय मिलना मुश्किल है, यानी ब्रिटिशर्स जो भी कर रहे थे वह हमारे खिलाफ कर रहे थे। तो गांधी जी को ये समझ में आ गया कि वो हमारे विरोध में है, ना कि साथ में, ठीक है। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश को भी भारत से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई। यानी गांधी जी जो थे, उन्होंने ये सोचा कि जो हमारे लोग हैं, हमारे देश के जो नागरिक हैं, वो भी ब्रिटिशर्स को किसी न किसी तरह से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और उनके लिए कर्मचारी बन के काम कर रहे हैं। कई जो कर्मचारी थे उनके ऑफिस में काम करते थे, ये मैंने आप लोगों को शुरुआती वीडियोज़ में कुछ बताया था आप लोगों को कि असहयोग आंदोलन क्या था। तो असहयोग आंदोलन ये था बेसिकली कि जब गांधी जी को लगा कि दुनिया को एकजुट करना है, तो उन्होंने क्या किया, जो नौकरियां थी, जो लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में रह के काम करते थे, उनके स्कूलों में पढ़ाते थे, उन लोगों को आह्वान किया गांधी जी ने कि वो नौकरियां छोड़ दे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स को भी भारत से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई, यानी सरकारी कर्मचारियों ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ दी। इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। नौकरियां छोड़ देने के बाद लोगों ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये सर्वप्रथम जन आंदोलन था, ठीक है। तो फिर इसकी शुरुआत की बात करते हैं। गांधी जी ने इसकी शुरुआत सितंबर 1920 में की। यह आंदोलन अत्यंत सफल रहा क्योंकि इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला। आप लोग यहाँ पे एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि ये सबसे पहला जन आंदोलन था, ठीक है। इसे लाखों भारतीयों का प्रोत्साहन मिला, इसी वजह से ये आंदोलन सफल था। और आप लोगों को ये डेट याद रखना है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो सितंबर 1920 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। अब मेन सबसे पॉइंट पे चलते हैं कि असहयोग आंदोलन था क्या, कब शुरुआत हुआ, ये तो हमने देख लिया। अब आप लोग के बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा कि गांधी जी ने इसे वापस क्यों लिया, तो ये सबसे मेन पॉइंट है। अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आप लोग ये 4-5 लाइनें लिख के आइए, आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। अगर 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तो पूरा नोट आप लोगों को समझाना होगा। 5 मार्क्स के लिए या फिर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है ये टॉपिक, तो अगर आप लोग लिखना चाहे तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि असहयोग आंदोलन था क्या, उसकी शुरुआत क्यों हुई थी और गांधी जी ने उसको बीच में ही रोक क्यों दिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं आंदोलन को वापस लेने का कारण। तो फरवरी 1922 में एक जुलूस शांतिपूर्ण रूप से गोरखपुर के चौरा चौरी बाजार से गुजर रहा था। अब आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में। अब 2 साल बाद क्या हुआ कि
जुलूस हो रहा था गोरखपुर में, ठीक है, जुलूस हो रहा था गोरखपुर में चौरा चौरी बाजार में। ये आप लोगों को याद रखना है, ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, इस जगह का नाम। तो चौरा चौरी बाजार में जुलूस हो रहा था। जुलूस बहुत शांतिपूर्ण ढंग से, क्योंकि गांधी जी का एक ही वचन था कि वो अहिंसा के रास्ते में चलेंगे, कभी भी शस्त्र अस्त्र नहीं उठाएंगे। तो काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकाला गया और जुलूस हो भी रहा था। लेकिन अचानक ही जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गई। यानी जो भीड़ थी, यानी जो जुलूस था, वो काफ़ी अचानक से हिंसक हो गया, ठीक है, अचानक से ही हिंसक हो गया। भीड़ ने, यानी उस जुलूस ने थानेदार सहित कई सिपाहियों को जलाकर मार डाला। यानी ब्रिटिशर्स के जो सेनापति थे, सॉरी मतलब ब्रिटिशर्स के जो पुलिस थे, अफसर थे, थानेदार थे, उस भीड़ ने क्या किया, ब्रिटिश थानेदार को और कई सिपाहियों को जलाकर वहीं पे मार डाला। तो गांधी जी को आंदोलन हिंसक दिखा कि अब गांधी जी ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि वो तो जुलूस चाहते थे, इस आंदोलन को चाहते थे, अहिंसा के रास्ते पर ले जाना चाहते थे, लेकिन अब ये हिंसा के रास्ते पर चले जा रहा है, यानी हिंसक हो रहा है ये आंदोलन। तो इससे काफ़ी ठेस पहुंचा। ये जो कांड हुआ फरवरी 1922 में, ये तारीख भी आप लोगों को याद रखना है कि फरवरी 1922 में गोरखपुर के चौरा चौरी बाजार से जो में कांड हुआ, जो हमारे भारतीय नागरिक है उन्होंने इतना ऐसा काम किया कि उन्होंने भीड़ में थानेदार सहित कई सिपाहियों को जलाकर मार डाला। तो इससे गांधी जी को काफ़ी ठेस पहुंचा। तो इसीलिए उन्होंने आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया। तो छोटा सा मैंने वीडियो बनाया, एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप लोग चाहते हैं कि गांधी युग पे पूरी अच्छे तरीके से बातचीत हो, गांधी जब 1915 में पहली बार, सॉरी मतलब जब वो 1915 में वापस लौटे, वहाँ से अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए, समझना हो, तो आप लोग कह सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं वीडियो बना दूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बस मैंने आप लोगों को 2-3 मार्क्स के लिए आप लोग कैसा लिख सकते हैं, क्या आप लोगों को लिखना चाहिए, इस हिसाब से मैंने आप लोगों के सामने एक वीडियो पेश कर दिया है। अगर लॉन्ग तरीके से चाहिए वीडियो तो भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे साथ इसी तरह बने रहना।